characterized by the chain or pattern of the physiological event called as general adaptation syndrome. So response based मॉडल के अंदर क्या होता है कि मेनली जब किसी व्यक्ति को स्ट्रेस होता है, so what response will arise in the person, so that जो रिस्पॉन्स होता है वो फिजियोलॉजिकल इवेंट के अंदर होता है, उस फिजियोलॉजिकल इवेंट को हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अडॉप्ट करना है. सो वी आर यूजिंग द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल. So that is one of the it is a type of pattern of the physiological event that is called as general adaptation syndrome. So general adaptation syndrome is given by the NCLA in 1945. This model explains about the hypothalamic pituitary adrenal axis, that is HPA axis system, which prepare the body to cope with the stress and local adaptation syndrome. So ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि दैट इज वन ऑफ द कंडीशन, दैट इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, दैट इज वन ऑफ द एक्सिस सिस्टम होता है. हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है. दीज आर द थ्री ग्लैंड्स आर combined with the particular action of the against of the body, so which prepare the body to cope with the stress. How to cope the situation, how to adopt the situation, that depends on the local adaptation syndrome. So how to maintain the general adaptation syndrome in the by particular NCLA in 1945. That is, this model mainly developed the homeostasis mechanism which maintain and regulate the everyday stress of living. जो व्यक्ति के अंदर डेली लिविंग के अंदर जो स्ट्रेस पैदा होता है, जब उसको वो ये मॉडल क्या करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है. होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन कर अप्लाई करते हुए मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है हमारी एवरीडे स्ट्रेस ऑफ लिविंग को. इन स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो मेंटेन करता है हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ द टेम्परेचर, केमिस्ट्री एंड प्रेशर. इफ स्ट्रेस इज सीवियर, बहुत ज़्यादा होती है, लंबे समय तक होती है, तो नॉर्मल मैकेनिज्म जो होता है वो हमारा सफिशिएंट नहीं होता उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. इन दिस केस में स्ट्रेस ट्रिगर इज सेट ऑफ द बॉडीली चेंजेस. धीरे धीरे सिस्टम क्या करता है, स्ट्रेस की वजह से सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है. उस कंडीशन में हम जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम यूज करते हैं. So this model states that the event that return an organism's well-being stresses lead to the 3-stage bodily response. में इस जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर 3 स्टेज हैं जो बॉडीली रिस्पॉन्स को डेवलप करती हैं अगेंस्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिटर्न ऑफ द स्ट्रेसफुल कंडीशन. So next, these are the general adaptation syndrome के अंदर there are 3 conditions जिसमें ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ. अलार्म स्टेज, रेसिस्टेंस स्टेज, एग्जॉस्शन स्टेज, ये आपको ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है. अलार्म स्टेज के अंदर क्या होता है, रेसिस्टेंस स्टेज के अंदर क्या होता है, एग्जॉस्शन स्टेज के अंदर क्या होता है. अलार्म में कौन कौन सी कंडीशन होती है स्टेज ऑफ द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर. अलार्म का मतलब होता है कि जब हमें स्ट्रेस होता है, जब हमें एंजाइटी होती है, तो हमारी बॉडीली उस पर्टिकुलर अगेंस्ट ऑफ द स्ट्रेस के अगेंस्ट में एक अलार्म डेवलप करती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अपीयर होने वाले हैं. जैसे कि आज हमें बॉडी एक हो रहा है या फीवर हो रहा है, अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें फीवर आने वाला है. तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं उसको कम करने के लिए, तो मेडिसिन वगैरह हमें लेनी पड़ती हैं. रेसिस्टेंट क्या होता है कि बॉडी अपने आप रेसिस्टेंट करती है, हमें किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अपने ऑटोमेटिक ही अपनी बॉडी अपने आप को रेसिस्ट करती है. और एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि हमारी अंदर अच्छी इम्यूनिटी है तो उसको बॉडी के अंदर जो भी पर्टिकुलर हमारे जो इलनेस है या पर्टिकुलर साइन सिम्टम्स है उसको सप्रेस करती है, तो रेसिस्टेंट करती है. एग्जॉस्शन का मतलब होता है हमें एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा होता है कि जब हमारी बॉडी हमारे उस कंडीशन को सबसाइड नहीं करती है, तो उस कंडीशन में एग्जॉस्शन होता है. सो व्हेन स्ट्रेस अपीयर, जब स्ट्रेस होता है तो हमारे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है जो हमारे गैस को, ठीक है, गैस को क्या करता है, इनिशिएट करता है. तो गैस मीन्स दैट इज द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम. जो 2 पाथ वे होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे फर्स्ट पाथवे के अंदर क्या होता है कि जब भी हमारे अंदर सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो सिंपैथेटिक डिवीजन होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं. स्टिमुलेट करने के बाद हमारा एड्रेनल मेडुला स्टिमुलेट होता है जो हमारे अंदर किसी भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेस के सेट को इमीडिएटली प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं
अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन क्या होती है? जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑर्डिनल मेडुला होता है, जो हमारे सिंपैथेटिक डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, जिसके स्टिमुलेशन से हमारे अंदर एक प्रकार से एक सडनली एक इमीडिएट रिस्पॉन्स डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं अलार्म रिएक्शन। सेकेंड पाथवे के अंदर क्या होता है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज रेसिस्टेंस रिएक्शन। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जो हमारे अंदर ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है, बट इसका असर जो होता है वो लंबे समय तक होता है, जो सेकंड पाथवे के अंदर बताया गया। फर्स्ट पाथवे में क्या है कि जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनल मेडुला की जो सिंपैथेटिक डिवीजन होती है वो स्टिमुलेट होती है, जो स्टिमुलेट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सेज डेवलप करती है, जिसको हम कहते हैं अलार्म रिएक्शन। सेकंड के अंदर क्या होता है कि जो हमारी रेसिस्टेंस रिएक्शंस होती है हम उसको कहते हैं सेकंड पाथवे के अंदर, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल कॉर्टेक्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो इनकी जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है? स्लो होती है, बट इनका जो इफेक्ट होता है वो लास्ट लॉन्गर होता है। 3 स्टेज इसके अंदर दी हुई है मॉडल ऑफ द जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम के अंदर। फर्स्ट है स्ट्रेसर। जब हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेसर्स जब एंटर करते हैं तो हमारे अंदर स्टेज 1 जो अपीयर होती है अलार्म। अलार्म क्या होती है? बॉडी प्रिपेयर करती है फॉर द एक्शन के लिए, जो हमारे बॉडीली सिम्टम्स, बॉडीली अवेयरनेस को अराउजल करती है। जैसे कि कोई भी हमारी बॉडी प्रिपेयर करेगी एक्शन के लिए तो हमें उसका पता लग जाएगा, दैट इज अलार्म स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर हम बात करेंगे रेसिस्टेंस स्टेज। रेसिस्टेंट स्टेज के अंदर क्या है? अटेम्प्ट आर मेड टू कोप विद द स्पेसिफिक स्ट्रेसर। जो पर्टिकुलर जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनसे कोप करने के लिए हमारी बॉडी रेसिस्टेंस डेवलप करती है। देन थर्ड है हमारा एग्जॉशन। और एग्जॉशन का मतलब होता है बॉडी कैन नॉट नो लॉन्गर रेसिस्ट द स्ट्रेसर। जो बॉडी हमारे बॉडी के जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनको लंबे समय तक रेसिस्ट नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होने से हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। देन स्टेज 1 के अंदर हम बात करेंगे अलार्म रिएक्शन और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारी धीरे धीरे जो स्ट्रेसर्स होते हैं हमारी बॉडी को एंटर करते हैं, तो बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट का मतलब होता है हम उससे फाइट करते हैं, या हमारे अंदर यदि इम्यूनिटी अच्छी है तो हम फाइट करेंगे, यदि हमारे अंदर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो हम उससे फ्लाइट कर जाएंगे। तो इस प्रकार का फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एक बार नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो हार्मोन इंक्रीज होते हैं, रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल है, एड्रेनल हार्मोन है, ये हमारे बॉडी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पर्टिकुलर रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद हमारे अंदर क्या होगा? एक प्रकार से हमारी बॉडी को थ्रेट होगा और डेंजर होगा। ठीक है, जो उस कंडीशन में बॉडी रिसोर्सेज जो होते हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं धीरे धीरे। तो एक प्रकार से ये अलार्म रिएक्शन डेवलप होती है। अलार्म रिएक्शन कब होती है? कि जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होने से क्या होगा? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो हमारे अंदर ब्लड के अंदर क्या होगा? कॉर्टिसोल और एड्रेनल का पर्टिकुलर सर्कुलेशन होगा, रिलीज होगा। उसके बाद हमारी बॉडी को थ्रीटन करेगा और डेंजर करेगा। उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो, बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो आपकी मोबिलाइज हो जाएगी। मोबिलाइज होने के बाद क्या होगा? हमारी बॉडी को पता लग जाएगा कि किस तरह की रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। सो अलार्म रिएक्शन के अंदर हम बात करें कि जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस को फिर अगेन स्टिमुलेट करेंगे, हमारे जो हाइपोथैलेमस है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर वापस से एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करेगा। ये तीनों जो स्टिमुलेशन है वो हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? स्ट्रेसर्स की वजह से। तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होगा, एड्रेनल मेडुला स्टिमुलेट होगा। इसके स्टिमुलेट होने से क्या होगा? हमारे कैटेकोलामाइन जो है, कैटेकोलामाइन के अंदर है एपिनेफ्रिन है और नॉरएपिनेफ्रिन स्ट्रीम के अंदर रिलीज होंगे। रिलीज होने से क्या होगा? अलार्म रिएक्शन होगी, जिसको हम कहेंगे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, दैट इज अलार्म रिएक्शन। स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या चीजें आपकी? हार्ट रेट बढ़ जाएगी आपकी, तो कार्डियक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है वो बढ़ जाएगी आपकी। इससे क्या होगा? हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होगा,
और उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी उसको फाइट करने की, ठीक है, स्ट्रेस से फाइट करने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। जब हमारा बॉडी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसके अलावा हमारा कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उसके बाद बॉडी जो ब्लड जो है सर्कुलेट बहुत हाइपर होगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जहाँ पर उसको फाइट करने के लिए, स्ट्रेस को फाइट करने के लिए आवश्यकता होगी। ब्लड वेसल्स जो है सप्लाई करेंगे स्किन को, विसरा को सप्लाई करेंगे, उसके बाद हार्ट और लंग्स को छोड़ करके ब्लड वेसल जो होती है वो सप्लाई करती है हमारी स्किन को और विसरा को, हार्ट और लंग्स को छोड़ करके, जो कंस्ट्रिक्ट करेंगे। एट द सेम टाइम ब्लड वेसल्स एंड ब्रेन डायलेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डायलेट होने के बाद, उसके बाद जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होगा, एक्टिव होगा ऑर्गन्स के अंदर, जहाँ पर स्ट्रेस रिस्पॉन्स ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारी जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सप्लाई है ऑर्गन को वो रुक जाएगी, और उस कंडीशन में हमारा जो एक्टिव रोल है वो एज्यूम नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब ब्लड वेसल्स हमारी जब स्किन और विसरा को सप्लाई करेंगी, ठीक है, तो हमारी जो हार्ट और लंग्स की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की, कंस्ट्रिक्ट करने की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स और ब्रेन जो है वो डायलेट हो जाएगा, और जब जो ब्लड वेसल्स और ब्रेन जब डायलेट होगी तो रिस्पॉन्सेस क्या होगा, हमारा एक्टिवेट होगा, ऑर्गन का एक्टिवेशन होगा, और उसके जो स्ट्रेस जब रिस्पॉन्स ज़्यादा डेवलप होगा तो उस कंडीशन में हमारी जो ब्लड सप्लाई है ऑर्गन को रुक जाएगी, और उस कंडीशन में हमारा एक्टिव रोल एज्यूम नहीं हो पाएगा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे इन्फेक्शन को। RBC production is increased, leading to the increase in the ability of the blood or clot. RBC प्रोडक्शन कब होता है कि जब ज़्यादा कब होता है कि जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर ब्लड और क्लॉट की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो हमारे जो करती है हमारे ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। RBC प्रोडक्शन इज इंक्रीज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट, and this help the control bleeding. The liver convert the glycogen into the glucose and releases into the bloodstream, and that provide the energy needed to the fight the stressors. So rate of breathing increases, the respiratory passages widened to the accommodate more air. This enable the body to acquire more oxygen. सो ब्रीदिंग जब रेट ऑफ ब्रीदिंग जब इंक्रीज होगी तो रेस्पिरेटरी पासेज के अंदर क्या होगा, एयर से पासेज बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगी साइज, जिससे वहां पर एयर की अकोमोडेट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद क्या होगा, बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा एंड डाइजेस्टिव एंजाइम रिड्यूसेस, जो सलाइवा है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, उनकी प्रोडक्शन की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद क्या होगा, डाइजेस्टिव एक्टिविटी इज नॉट एसेंशियल फॉर काउंटरैक्टिंग द स्ट्रेस। डाइजेस्टिव एक्टिविटी का इसमें कोई भी पर्टिकुलर रोल नहीं होता उस रिएक्शंस के प्रति, उस कंडीशन में वो स्ट्रेस की जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसको काउंटरैक्ट नहीं कर पाएगी। देन उसके बाद स्ट्रेस सेकंड के अंदर है रेसिस्टेंस रिएक्शन। रेसिस्टेंट रिएक्शन के अंदर हम बात करें, इट इज इनिशिएटेड बाय द रेगुलेटिंग हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड इज अ लॉन्ग टर्म रिएक्शन। इट इज वन ऑफ द जो रेसिस्टेंस रिएक्शन है वो कैसे इनिशिएट कब होती है, वो रेगुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होती है जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। रेगुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से, जो इनिशिएट करता है हमारे रेसिस्टेंट रिएक्शन को, जो जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म रिएक्शन। ये जो हार्मोन होते हैं, दीज आर द हार्मोन्स आर जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं, वो है आपके CRH, दैट इज द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, GHRH हार्मोन एंड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देयर आर 3 हार्मोन्स दैट आर रिलीजिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो हमारे रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी को और हमारे रिएक्शंस को लॉन्ग टर्म बनाते हैं। CRH जो होता है हार्मोन, जो है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। उससे क्या होगा, जो एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ACTH हार्मोन है, उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने से क्या होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा, जो उस कंडीशन में मोर ज्यादा हार्मोन सीक्रेट होगा। उस हार्मोन के सीक्रेट होने से क्या होगा, हमारे अंदर क्या होगा कि जो ब्लीडिंग हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करेगा,
उसके बाद हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। दैट इज CRH हार्मोन। GHRH हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट होगा, एंड जो स्टिमुलेट करेगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो HGH हार्मोन को सीक्रेट करेगा, दैट इज सीक्रेट द ह्यूमन रिसोर्स हार्मोन। द TRH जो है वो उसका जो कारण है वो एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो TSH हार्मोन है वो एक पर्टिकुलर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसका एक कारण होता है जो उसको हार्मोन को सीक्रेट करता है। उस कंडीशन में जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर कंबाइंड रिएक्शन होगा, कंबाइंड एक्शन क्या होगा, HGH और TSH जो है वो करेंगे हमारे कि एडिशनल एनर्जी टू द सप्लाई, जो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको एडिशनली सप्लाई करेंगे यदि दोनों कंबाइन होंगे HGH और TSH। यदि TSH और HGH हार्मोन दोनों कंबाइंड हो गए तो हमारे अंदर एडिशनल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होगी। So a resistant reaction allow the body to continue the fighting stressor for a long time। जो रेसिस्टेंस रिएक्शंस होती है हमारे अंदर स्ट्रेसर्स को लंबे समय तक फाइट करने के लिए हेल्पफुल होती है, जो हमारे इमोशनल क्राइसिस को मेंटेन करके रखती है और हमारे अंदर जो स्ट्रेनियस टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्पफुल होती है, हमारे इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्पफुल होती है और जो ब्लीडिंग और डेथ से हमारे बॉडी को रेसिस्ट करती है। Generally, the resistance reaction is successful in helping us cope with the stressful situation। हमारे अंदर जो हार्मोनल रिएक्शन जो हो रही है वो हमारे अंदर स्ट्रेसफुल रिएक्शन को कोप करती है और जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है उनको नॉर्मल वे में डेवलप करती है। ओकेजनली इट फेल्स टू फाइट द स्ट्रेसर्स स्पेशली इफ इट इज टू सीवियर। यदि सीवियर कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में हमारे जो स्ट्रेसर्स को फाइट जो हार्मोन होते हैं वो फाइट करने में फेल हो जाते हैं। उन कंडीशन में उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो स्टेज है वो एग्जॉशन स्टेज के अंदर डेवलप हो जाती है। रेसिस्टेंस के स्टेज रिएक्शन इज डेवलपिंग इनटू द एग्जॉस्टन स्टेज। रेसिस्टेंस रिएक्शंस का जो ये डायग्राम बना हुआ है, स्ट्रेसर्स जब होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं जिनसे CRH, GHRH और TRH हार्मोन रिलीज होता है। जो ये तीनों हार्मोन क्या करते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, रिलीज करती है आपको ACTH, HGH और TSH हार्मोन को। ACTH हार्मोन स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है एड्रेनल हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को। अब यहाँ पर हम बात करें कि HGH जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा लीवर को। लीवर क्या करेगा, सप्लाई करेगा एनर्जी थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस and increase glucogenesis and increase breakdown of the fats। फिर उसके बाद जो TSH है वो उसके स्टिमुलेशन से थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी। थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होने के बाद हमारी एनर्जी को सप्लाई करेगी थ्रू द बैकग्राउंड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सो दिस इज द रेसिस्टेंस रिएक्शन। रेसिस्टेंस के अंदर आप बात नेक्स्ट जो है पर्टिकुलर डायग्राम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है PNS सिस्टम return many physiological function to the normal level while body focuses on the resources against the stressor। हमारी बॉडी के अंदर जब स्ट्रेसर्स होंगे तो क्या होगा, उसके बिहाफ पर हमारे रिसोर्सेज डेवलप होंगे, उससे हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल रिएक्शंस डेवलप होगी और नॉर्मल फंक्शंस डेवलप होगा बिकॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिटर्न होने पर, नॉर्मल कंडीशन में आने पर। उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन हाई होगा, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन कंटिन्यू टू द सर्कुलेट एट द एलिवेटेड लेवल। मतलब जो कॉर्टिसोल जो एड्रेनल जो हार्मोन है वो सर्कुलेट होगा एलिवेटेड लेवल के अंदर जब हमारा ब्लड ग्लूकोज हाई होगा, बट जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, उनका अपीयरेंस जो है वो नॉर्मल होगा। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे अंदर एक बॉडी के अंदर रेड अलर्ट क्या होगा, डेवलप होगा, जिसको कहते हैं रेसिस्टेंस। थर्ड स्टेज है आपकी एग्जॉशन स्टेज। इफ स्ट्रेसर्स आर कंटिन्यू बियॉन्ड द बॉडी कैपेसिटी, ऑर्गेनिज्म एग्जॉस्ट रिसोर्सेज एंड बिकम ससेप्टेबल टू द डिजीज और डेथ।
यदि एग्जॉस्शन ज़्यादा होगा, स्ट्रेसर्स ज़्यादा हो जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर कैपेसिटी बढ़ जाएगी स्ट्रेसर्स की, तो क्या होगा, हमारे बॉडी के रिसोर्सेज बहुत वीक हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे अंदर बॉडीली डिजीज डेवलप हो जाएगी, हमें उसका जो दैट लीड टू द डेथ। सो दैट इज द एग्जॉस्शन। So next is the transaction based model. Transaction based model we'll discuss in the later on.